प्रीवियस क्लास में हमने आपको कुछ हेडिंग्स डिस्कस की थी। कौन सी? कि गांधीयन एरा में जो हम आपके मेजर हेडिंग्स आपके देखेंगे वो कौन कौन सी देखेंगे गांधीयन एरा या गांधीयन मूवमेंट में। तो गांधीयन एरा या गांधीयन मूवमेंट 1919 से लेके 1947 का आपके बीच का टाइम था। अब इसमें हम ये समझते हैं, सबसे पहले तो गांधी जी का जो उदय 1919-20 में आपके हुआ था, तो गांधी जी के उदय से पहले की आपके सिचुएशंस क्या थी, क्या चल रहा था उस समय ऑल ओवर इंडिया में। फिर हम देखेंगे कि गांधी जी के उदय के कारण क्या थे, ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से आपके गांधी जी एज ए नेशनल लीडर आपके इमर्ज हुए, एज ए नेशनल लीडर क्या हुए, इमर्ज हुए। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आपके समझेंगे कि गांधी जी के अनुसार उनके राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य क्या था। ठीक। फिर देखेंगे आपके गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य या साध्य को प्राप्त करने के साधन क्या थे। इसके अलावा आपके गांधी जी की रणनीति क्या थी और गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन क्या थे। तो अब हम आते हैं आगे और एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपके देखें कि उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी। जब गांधी जी का आपके उदय होता है तो उस समय देश के अंदर बेसिकली आपके चल क्या रहा है। ठीक। तो ये सारी परिस्थितियां देखेंगे हम बेसिकली 1910 से 20 के बीच की, या 1909 से 20 के बीच की, या और ज्यादा शॉर्ट करें तो 1913 से 1920 के बीच की परिस्थितियां, क्योंकि 1920 में ही आपके महात्मा गांधी अपना सबसे बड़ा आंदोलन लेके आते हैं, नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग। इस पूरे फेज की अगर हम आपके देखें, आप सभी ने देखा कि कांग्रेस आपके राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा को शुरू करती है, लेकिन 1907 में जब आपके कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है तो कांग्रेस नरम पंथ और गरम पंथ में आपके विभाजित हो जाती है। कांग्रेस न सिर्फ संगठन के स्तर पर टूटती है बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी आपके कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इस वजह से आपकी जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था वो अपने लक्ष्य से डेविएट हो जाता है। ठीक। क्योंकि नरम पंथियों के पास आपके मास नहीं था और गरम पंथियों के पास प्लानिंग और पैसा नहीं था। तो अब आपके जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो आपके डेविएट हो गया अपने टारगेट से। बस कहानी चल रही है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या इसकी दिशा है, कुछ निर्धारण नहीं था। ठीक है। ये पूरा फेज आपके वो चला। अब इस पूरे फेज में अगर हम स्थितियों पर गौर करें तो आपके ये वो फेज था जहां एक तरफ तो इंडियंस के अंदर अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ रही थी। किसके लिए? स्वराज के लिए, स्वतंत्रता के लिए। कैसे जागरूकता बढ़ रही थी? गरमपंथी आंदोलन, गरमपंथी आंदोलन ने आपके किसकी बात की थी? स्वदेशी और बहिष्कार। स्वराज तो इनका उद्देश्य था ही। ठीक। स्वराज प्राप्ति का साधन इन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी? स्वदेशी और बहिष्कार की। ठीक। क्योंकि अगर हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे और बहिष्कार को अपनाएंगे तो विदेशी संस्थाओं और विदेशी वस्तुएं का उपयोग हम बंद करेंगे और विदेशियों का भारत में रहने का कारण आपके समाप्त होगा। क्रांतिकारी गतिविधियां, ये क्रांतिकारी शहरों में आपके ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को मारते थे और उसके बाद आपके ये गांव में जाके छुप जाते थे। तो इन क्रांतिकारियों ने अवेयरनेस को गांव गांव तक फैलाया। वहीं गदर मूवमेंट जैसे जो विदेशों में क्रांतिकारी संगठन थे, इन्होंने आपके जो विदेशों में रह रहा जो भारतीय था उसके अंदर अवेयरनेस फैलाई भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में। फिर इसके बाद में आगे देखें आपके कांग्रेस का लखनऊ समझौता होना, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हुआ और नरमपंथ और गरमपंथ का विलय हुआ। ठीक है। ने आपके संगठन को एक नई दिशा दी जिससे कि एक नए आंदोलन की तैयारी आपके कर सके। और इसी टाइम आपके होम रूल लीग मूवमेंट का होना, इधर कांग्रेस का संगठन आपके मजबूत हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विलय, नरमपंथ और गरमपंथ के विलय से। और ठीक इसी टाइम आपके तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा आपके होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू किया गया और पूरे देश में गांव गांव तक स्वराज की अवधारणा का आपके विस्तार किया गया। यानी कि आपके जागरूकता का जो लेवल था वो लोगों में आपके एक्सट्रीम पे पहुंच चुका था। ठीक। यहाँ कुछ कंडीशंस ऐसी थी ब्रिटिशर्स की वजह से या ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, जिनकी वजह से भारतीयों के अंदर गुस्सा था ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो इस समय आपके यहाँ क्या परिस्थितियां थी? पहला आपके इसी टाइम हुआ था 1914 में आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडियन आर्मी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेज दिया। तो भारतीयों को इस बात का गुस्सा था कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वार से हमारा क्या लेना देना। ठीक। क्यों इंडियन आर्मी उतार दी है? सेकेंड, आर्मी उतारी सो उतारी, अनिवार्य सैनिक भर्ती कर दिया, मतलब हर घर से एक व्यक्ति को आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, ये और कर दिया। तीसरा, युद्ध का खर्च इंडिया से पूरा जा रहा था। जब युद्ध होता है तो जरूरी चीजों की मार्केट में कमी हो जाती है, उससे महंगाई बढ़ जाती है, तो देश के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ गई थी, इससे भी भारतीय गुस्से थे। रही सही कमी इस रॉलेट एक्ट ने पूरी कर दी 1917 में। 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। रॉलेट कमेटी लाई थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को आपके किस तरह से नियंत्रित किया जाए। तो ये सिडनी रॉलेट कमेटी आपके कहती है, क्या कहती है?
ये इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर अगर सच में क्रांतिकारी गतिविधियों को हमें नियंत्रित करना है तो हमें ब्रिटिश पुलिस को यह अधिकार देना होगा कि वो शक के आधार पर किसी भी भारतीय को अरेस्ट कर सकती है, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है ना उसे वकील करने का अधिकार होगा, ना अपील करने का अधिकार होगा, ना दलील करने का अधिकार होगा। तो आपके ये रॉलेट एक्ट की आपकी कहानी हुई। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना कि ब्रिटेन के द्वारा आपके टर्की पर अटैक। अब ये क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध आपके हुआ तो ब्रिटेन ने कर दिया 1916 में टर्की के ऊपर अटैक, और टर्की का जो खलीफा था वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम समुदाय की धार्मिक सत्ता का प्रतीक था। तो भारत में रहने वाले मुसलमान भी भड़क गए आपके ब्रिटिशर से। तो ये सारे वो रीजन थे जो भारतीयों में गुस्सा बढ़ा रहे थे, यानी कि भारतीयों के अंदर एक तरफ तो जागरूकता बढ़ रही थी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, और एक तरफ ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रही थी। यानी कि क्लाइमेट ऐसा बन चुका था कि राष्ट्रीय आंदोलन में जनता भागीदारी के लिए बिल्कुल तैयार है, राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए तैयार है। अब हमें सिर्फ चाहिए एक नेतृत्व जो इस जनता को सही दिशा दे सके, जनता की ऊर्जा का सही प्रयोग कर सके और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया डायरेक्शन दे सके, और यही नेतृत्व बन के आएगा महात्मा गांधी। तो अब हम आते हैं आपके उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के बाद। ठीक, जो कारण है तो रातों रात तो नहीं उभरे होंगे, कुछ तो गांधी जी ने किया ही होगा। जो आपके नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की कमान गांधी जी के हाथ में आपके दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि गांधी जी का खुद का आपके बैकग्राउंड क्या था। ठीक, और इनके बैकग्राउंड के साथ साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी जुड़ी थी। ठीक, ये साउथ अफ्रीका की आपके सक्सेस स्टोरी क्या थी। इसके बाद में हम देखेंगे गांधी जी की आपके पर्सनैलिटी, एक ये भी कारण था वो देखा। फिर गांधी जी एक बहुत बड़े कोऑर्डिनेटर थे, एक समन्वयक, एक अच्छे कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आपके गांधी जी जाने जाते हैं। और फिर हम देखेंगे उस समय के आपके तात्कालिक कारण। इतनी हेडिंग्स पर साथ में फादर आपके इनके करमचंद गांधी और मदर आपके पुतलीबाई, वाइफ आपके कस्तूरबा गांधी। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। अब ये समझना कि महात्मा गांधी ने अपनी लॉ की जो पढ़ाई थी 1888 में गए इंग्लैंड में जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन लिया, और 1891 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की। अब गांधी जी लॉ करने के बाद 1892 में आ जाते हैं भारत। 1892 में भारत आ जाते हैं। भारत आके महात्मा गांधी ने बॉम्बे के अंदर एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उस टाइम बंबई में इतने बड़े बड़े वकील थे आपके, इतने बड़े बड़े वकील मतलब ये उस टाइम दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तैयब, बदरुद्दीन। ठीक है, तो ये उस टाइम इतने बड़े बड़े वकील मुंबई में आपके काम करते थे कि गांधी जी की दुकान चली नहीं पाई इन वकीलों से, काम धंधा ही नहीं मिला, ना केस ही नहीं मिलता था। ऑलरेडी इतने वकील थे आपके बॉम्बे के अंदर। तो 1893 में हुआ क्या कि आपके गांधी जी के एक दोस्त थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला आपके गांधी जी से कहते हैं कि कैसा धंधा चल रहा है आजकल। तो गांधी जी कहते हैं इतने बड़े वकील हैं ऑलरेडी, क्या मैं काम ही नहीं मिल रहा। ठीक, तो दादा अब्दुल्ला आपके कहते हैं महात्मा गांधी से कि आप एक काम करो, हमारी कंपनी चलती है साउथ अफ्रीका में, आप हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर बन जाओ, कानूनी सलाहकार, और साउथ अफ्रीका चलो, हम आपको 2-5 हज़ार रुपए महीने के देंगे और रहने खाने की व्यवस्था कर देंगे। तो गांधी जी तो आपके खाली बैठे हुए थे, काम धंधा तो वैसे भी नहीं था। तो दादा अब्दुल्ला के कहने पे आपके ये जो महात्मा गांधी हैं ये आपके कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं आपके कहाँ, साउथ अफ्रीका। तो 1893 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के साथ आपके जाते हैं साउथ अफ्रीका, और गांधी जी के जीवन की यात्रा आपकी शुरू होती है बेसिकली साउथ अफ्रीका से। कहां से शुरू होती है, साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका जब आपके गांधी जी जाते हैं तो ये किस लिए जाते हैं, ये तो दादा अब्दुल्ला के आपके लीगल एडवाइजर बन के गए थे। ये वो टाइम था जब साउथ अफ्रीका के ऊपर भी किसका शासन था, इंग्लैंड का शासन था। तो जो कानून भारत में थे वही कानून आपके साउथ अफ्रीका में थे, वही कानून आपके ब्रिटेन में थे। लॉ तो एक ही चल रहा था। लॉ कौन सा चल रहा था, आईपीसी 1861, इंडियन पीनल कोड। ठीक, यही आपके वहां चल रहा था, बस नाम अलग था, कानून तो वही था। ठीक है, आईपीसी को जैसे इंडिया में इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन पेनल कोड था आपके। ठीक है, तो अब यहाँ आगे की कहानी इनकी शुरू होती है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के लिए तो आपके ये सिर्फ आपके वकील का काम करते हैं। ये दादा अब्दुल्ला के वकील थे, और एक कोर्ट में जाके दादा अब्दुल्ला के ऊपर जो भी केस होते थे या जो भी कानूनी एडवाइस होती थी वो आपके देते थे। अब आगे की कहानी आपके शुरू कहाँ होती है, आगे की कहानी शुरू कहाँ से होती है। ठीक है, आगे की कहानी शुरू यहाँ से होती है कि एक बार आपके दादा अब्दुल्ला के काम से महात्मा गांधी, एक बार दादा अब्दुल्ला के काम से महात्मा गांधी, ठीक है, आपके काम है प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया से डरबन। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में, और डरबन एक जगह का नाम है। ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी का फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेन में टिकट आपके कराया, और ये प्रिटोरिया से डरबन आपके जा रहे थे ट्रेन के द्वारा। किसके द्वारा जा रहे थे, आपके ट्रेन के
द्वारा। तो फर्स्ट क्लास एसी में गांधी जी का टिकट था। अब फर्स्ट क्लास एसी की खास बात क्या होती है कि इसमें 2 सीटें होती हैं, एक इधर और एक इधर, और इसका गेट बंद होता है। गांधी जी अकेले बैठे थे उस कंपार्टमेंट के अंदर। प्रिटोरिया से आपके ये ट्रेन चलना शुरू की और रास्ते में 2-3 घंटे बाद ये ट्रेन आपके पहुंचती है मैरिट्सबर्ग। मैरिट्सबर्ग एक और जगह का नाम है आपके, कहां, साउथ अफ्रीका के अंदर। मैरिट्सबर्ग आपके जैसे ही ट्रेन आपके पहुंचती है वैसे ही आपके एक ब्रिटिश पुलिस का इंस्पेक्टर आपके उस डिब्बे में आता है और जैसे ही फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का गेट खोलता है तो उसमें गांधी जी को बैठा हुआ दिखता है। ठीक है, अब गांधी जी को वो आपके जैसी बैठा हुआ दिखता है तो ब्रिटिश पुलिस का इंस्पेक्टर कहता है गांधी जी से उठो, यहां से निकलो। ठीक है, अब गांधी जी ने पूछा क्यों निकलो भाई, सीट कराई हमने, पैसे दिए 3,500 रुपए, और हम भारतीय तो अगर टिकट कराया तो निकाल ले कोई, हम ऐसे कैसे निकाल लेगा। ठीक, यूपी बिहार में तो आज भी हम बिना टिकट कराए दूसरे, ठीक है, टिकट कराइए, देखो टिकट रखिए। तो अब वहां क्या था कि उस समय एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव, ठीक है, नस्लीय भेदभाव या कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेदभाव से संबंधित एक कानून था। साउथ अफ्रीका के अंदर कानून क्या चल रहा था उस समय, ब्रिटिशर्स ने एक कानून बना रखा था वहां। कानून कौन सा बना रखा था कि जिस डिब्बे में कोई अंग्रेज यात्रा कर रहा हो उस डिब्बे में कोई भी ब्लैक कलर का व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। ब्लैक हो सकता है इंडिया ओरिजिन का हो, तो हम भी तो काले ही हैं बिल्कुल, बस तवे से कम है थोड़ा सा। साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव या कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेदभाव, रंग के आधार पे, ठीक, तो रंग भेदभाव या नस्ल के भेदभाव के आधार पे कानून क्या था कि जहां कहीं भी आपके या जिस किसी भी ट्रेन के डिब्बे में आपके, ठीक, ब्रिटिश नागरिक कोई यात्रा कर रहा हो तो उस डिब्बे में आपके काला व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का कहीं का भी हो। पाकिस्तान तो खैर था ही नहीं उसमें। अब आते हैं से सामान पीछे और गांधी जी आगे, डले आपके ट्रेन पे आगे। अब यहाँ बेइज्जती जब गांधी जी की आपके हुई, ठीक, तो गांधी जी तो वकील थे, वकील इतनी आसानी से कैसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा। ठीक, और ऊपर से गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लंदन। ठीक, अब इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेने के बाद